फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओपन बुक में स्वागत है। इस बार हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पोल साइंस से संबंधित पेपर। और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और उनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको देंगे। ठीक है जी। और हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है। तो यानी क्या बोला गया कि अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास में? इसका आंसर रहने वाला है भौतिकवाद। जो भौतिकवाद है वो अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी सही ढंग से सुमेलित नहीं किया गया है। तो उस जोड़ा का हमें नाम बताना है। जो बुद्ध है धम्म, ये जोड़ा सही है। कौटिल्य ने राज्य की 7 भुजाएं, ये सिद्धांत भी सही है। महावीर निर्वाण, तो ये हमारे पास में इसका आंसर रहने वाला है और ये जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। मनु लोक कल्याणकारी राज्य है, तो ये हमारे पास में सही माना जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए यूज किया। तो कौन से ग्रंथ का यूज किया उन्होंने? तो उन्होंने यूज किया किसका? मनुस्मृति का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में मनुस्मृति रहने वाला है। और दयानंद सरस्वती जी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो दयानंद सरस्वती जी हैं वो क्या है? आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं। किसके संस्थापक रहे हैं? आर्य समाज के। ओके। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो भी है इनकी रचना, इन्होंने क्या लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद में इनका एक हमारे पास में नारा काफ़ी फेमस रहा। इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। क्या बोला इन्होंने? कि वेदों की ओर लौटो। ये नारा भी इनका काफ़ी फेमस रहा। उसके बाद में जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे ना, तो एक ऐसा मतलब नारा जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया और लोकमान्य तिलक ने उसको आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले स्वराज शब्द का जो यूज करने वाले थे ना, वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही थे। और जो स्वराज का जो नारा था उसको लोकमान्य तिलक जी ने क्या किया था? आगे लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया। लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन से संबंधित आंसर रहने वाले थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा। तो पांचवें क्वेश्चन में, और जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, ये वीडियो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहने वाली है। तो आप ऊपर इंग्लिश क्वेश्चन देख सकते हैं और नीचे हिंदी मीडियम में क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को छांटना हमें। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, जैसे सैयद अहमद खान थे, तो अभी देखो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि दयानंद सरस्वती जी थे। तो दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश लिखा। तो यानी 2 एक से लिंक हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसको कनेक्ट कर सकते हैं? आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके बाद में आप कनेक्ट कर सकते हैं दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहने वाले हैं। अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे से गैसिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए, सेकंड का फर्स्ट होना चाहिए, तो सेकंड का फर्स्ट हमारे पास में इसमें आ रहा है। और फोर्थ ही होना चाहिए, तो इसके अंदर आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है वो फोर्थ ऑप्शन सही रहने वाला है। तो ए का क्या हो जाएगा हमारे पास में? थर्ड। यानी क्या? सर सैयद अहमद खान जी ने क्या लिखा था हमारे पास में? कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। उसके बाद में अरविंदो घोष की थी कौन सी? द लाइफ डिवाइन। तो हमारे पास में जो इसका आंसर रहने वाला है वो चौथा आंसर रहने वाला है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 6th क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्न में से कौन चमत्कारी तत्व शास्त्री की बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री माना जाता है। यानी जिनको चमत्कारी ना मानकर क्या माना जाता है? जिनको अनुभव आत्मक शास्त्री माना जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास में रहने वाला है क्या? दादा भाई नौरोजी। तो हम दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो दादा भाई नौरोजी हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है जी। जो इनकी बुक्स थी अभी हमने देखा पीछे, तो वो बुक्स कौन सी थी? जो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स थी जिसमें इन्होंने अध्ययन किया था हमारी पॉवर्टी का। तो इनकी जो बुक्स थी वो क्या थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। तो ये इनकी बुक रहने वाली है। उसके बाद में जो दादा भाई नौरोजी थे ना, यूके के अंदर, जो यूके में क्या रहे थे, यूके में कब से 1892 से लेकर 1895 तक, 1892 से लेकर 1895 तक हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी रहे। किसके? हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी रहे। तो ये हमारे पास में दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़े से फैक्ट्स थे। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारे पास में 7th क्वेश्चन रहने वाला है। तो 7th क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि राम मनोहर लोहिया समर्थक थे। तो राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो राम मनोहर लोहिया समर्थक थे विकेंद्रित समाजवाद के। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, विकेंद्रीकरण का मतलब देख लेते हैं। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि निर्णय लेने के अधिकार को संगठन के निम्न स्तर तक ले जाना। यानी हमारे पास में क्या होगा कि लास्ट स्टार्टिंग से लेकर उसको बिल्कुल लास्ट तक ले जाना, ये हमारे पास में क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। कि जो पावर होती है वो उच्च से लेकर किसकी तरफ चलती है, आगे निम्न तक चलती है। और हम क्या करते हैं, राम मनोहर लोहिया जी के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जो राम मनोहर लोहिया जी थे, इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स रहने वाली हैं, क्योंकि आप सभी की क्या करें, बुक आपको याद होनी चाहिए। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स रहने वाली है वो हमारे पास में क्या रहने वाली है, गिल्टी, कौन सी बुक्स रहने वाली है, गिल्टी मैन एंड इंडियाज पार्टीशन। तो ये जो है इनकी बुक्स रहने वाली हैं। और इनकी जो सेकंड बुक्स रहने वाली हैं वो हमारे, इन्होंने एक लेख लिखा था, कौन सा, शस्त्रों का नाश, यानी जो आर्म्स हैं उनको क्या करें, आप ख़त्म करें। ये भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेख रहने वाला है। उसके बाद में इनकी एक बुक और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने अभी ऊपर देखा कि गिल्टी मैन एंड इंडियाज पार्टीशन, यानी भारत विभाजन के गुनहगार। इन्होंने क्या किया था 1961 के अंदर, यानी 1961 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का समर्थन भी किया। किसका समर्थन किया? अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का समर्थन किया। और कब किया उन्होंने? 1961 के अंदर। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस बार फिर से मैचिंग दी गई है और हमें क्या करना है, मैचिंग करना है। जो मैचिंग होती है अगर हम थोड़ा सा ध्यान से करें तो हम बहुत आराम से मैचिंग को देख सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए मैचिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि महात्मा गांधी, और इसमें महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू और इनके बारे में दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। तो हम क्या करते हैं, की पॉइंट पकड़ते हैं। जयप्रकाश नारायण जी, तो जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार के अंदर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ओके। जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के साथ में क्या किया, पंचशील का समझौता किया। अगर आपको दो ध्यान है तो आप क्या करें, पहले दो को ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कौन सा सही रहने वाला है। तो अब देखिए आप, हमारे पास में हमने क्या किया, जयप्रकाश नारायण, जो जयप्रकाश नारायण जी थे उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और नेहरू जी ने क्या किया, पंचशील का सिद्धांत दिया। यानी इसको अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि बी का जो फोर्थ होना चाहिए, तो बी का फोर्थ हमारे पास में फर्स्ट के अंदर ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद में एक और चेक कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू, यानी सी का सेकंड होना चाहिए, तो सी का सेकंड होना चाहिए। तो हमें क्या पता चला, हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही रहने वाला है। तो जो महात्मा गांधी जी है, तो महात्मा गांधी जी किससे संबंधित थे, न्यासिता से संबंधित थे। और जो लास्ट विनोबा भावे रह जाते हैं वो किससे संबंधित है, सर्वोदय से। यानी महात्मा गांधी किससे संबंधित है, महात्मा गांधी संबंधित थे ट्रस्टशिप से। किससे संबंधित है, ट्रस्टशिप से। और जो विनोबा भावे जी थे वो संबंधित थे सर्वोदय से। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो 9th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखिए 9th क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि निश्चयपूर्वक कथन ए सत्याग्रह प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक एवं नैतिकवाद स्वरूप है। किसके बारे में बोला गया है इसमें, कि सत्याग्रह प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक और नीतिवादी स्वरूप है। तर्क बी आर देखते हैं हम इसका, क्योंकि यह नैतिक सो उद्देश्यवाद पर बल नहीं देता। तो ये अब देखिए क्या बोला इन्होंने, ये नैतिक सौदेश्यवाद पर बल नहीं देता। अब सत्याग्रह, सत्याग्रह किसने चलाया, गांधी जी ने चलाया। तो गांधी जी ऐसा तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि नैतिकता पर वो ना दिया जाए, किसी प्रकार का उनका उद्देश्य में शामिल ना किया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि आर गलत है। तो आर गलत है तो किस में आएगा, थर्ड में आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास में क्या रहेगा, इसका थर्ड सही रहने वाला है। क्या सही रहने वाला है कि पहला ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा हमारे पास में क्या इसका गलत ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10वें क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो 10वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्न में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा का कौन सा लक्षण नहीं था। यानी इनमें से कौन सा कंपोनेंट्स हैं जो कि अंबेडकर की आइडियोलॉजी से संबंधित नहीं था। तो व्यक्ति का महत्व, तर्कसंगत, समता समाज और जो श्रेणीकृत असमानता थी ना, ये इनके
जो भी आइडियोलॉजी है उससे संबंधित नहीं था। उसके बाद में 11th क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन में क्या दिया गया। जो 11th क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि जवाहरलाल नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। तो इनकी जो अवधारणा थी उनमें कौन सा लक्षण नहीं है, तो इनकी अवधारणा के अंदर जो लक्षण है वो है रूढ़िवाद का, यानी रूढ़िवाद का लक्षण नहीं था, बाकी योजना, आर्थिक समानता, सामाजिक परिवर्तन, तो ये जो बातें थी इन्होंने कही और समाजवाद की जो अवधारणा इसके अंदर इन्होंने शामिल किया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में से किसे भारत का मेकियावली कहा जाता है। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि भारत का मेकियावली किसको कहा जाता है। जो भारत का मेकियावली है वो किसको कहा जाता है, कौटिल्य को कहा जाता है। और चलिए हम कौटिल्य के बारे में जान लेते हैं, कौटिल्य जी ने क्या किया। तो कौटिल्य ने क्या लिखा, कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र, जिसके कारण इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। और जो अर्थशास्त्र था ना उसके अंदर इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी मात्रा में एक ब्रॉड लेवल पे इन्होंने सब कुछ दिखाने का प्रयत्न किया। उसके बाद में हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने इसका जो फेमस एक सिद्धांत रहा है, तो फेमस सिद्धांत क्या रहा इनका, तो फेमस सिद्धांत रहा इनका सप्तांग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत रहा इनका, सप्तांग सिद्धांत। यानी इन्होंने राज्य को 7 अंगों में बांटा और उसका जो उसकी कंपैरिजन की थी वो किसके साथ में की थी, मानव के साथ में की, मानव के शरीर के अंगों के साथ में की। तो देखिए कैसे, जो स्वामी है यानी कौन, स्वामी कौन होगा, राजा। तो राजा जो है उसकी तुलना किससे की गई है, मानव के सिर से तुलना की गई है। उसके बाद में हम बात करते हैं अमात्य की। जो अमात्य हैं उनको कौटिल्य ने क्या माना है, राज्य की आंखों से इसकी तुलना की है। तो अमात्य को आंखें माना किसकी, राज्य की। तो जो अमात्य होता है वो कौन होता है, ये कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, जो अमात्य होता है वो कौन है, मंत्री। उसके बाद में जो नेक्स्ट इन्होंने दिया वो दिया इन्होंने जनपद। जो जनपद होता है तो इसके हम थोड़ा वैसे ही बता देते हैं। जनपद में क्या क्या होता है, जैसे भूमि, ओके, प्रजा, इनको ऐड किया जाता है। और जनपद को क्या माना गया है, राज्य की जंगाई। क्या माना गया, राज्य की जंगाई। उसके बाद में हम इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट इन्होंने क्या माना था, फोर्थ पार्ट माना इन्होंने दुर्ग। ठीक है जी, दुर्ग जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में, किला। ओके, और इनको कौटिल्य ने क्या माना है, राज्य की बाहें माना है। क्या माना है इनको, राज्य की बाहें। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अंग माना है वो है कोश। तो कोश को क्या माना गया है, जो भी मतलब राज्य का कोश होता है तो इसको राज्य का मुख माना गया है, मुख से इसकी तुलना की गई है। उसके बाद में जो दंड है, दंड को माना गया है राज्य का मस्तिष्क। क्या माना गया है, राज्य के मस्तिष्क से इसकी तुलना की गई है। जो लास्ट है वो माना गया है सुहृदय, यानी जो राज्य के मित्र होते हैं, जो राज्य के मित्र होते हैं, सुहृदय मित्र। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसीलिए, तो इनको राज्य के कान माना गया, यानी किस अंग से तुलना की गई, सुहृदय के, राज्य के कान से इनकी तुलना की गई। तो इन्होंने काफ़ी ब्रॉड फॉर्म में अर्थशास्त्र के अंदर क्या बताया है, सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया है। साथ में इन्होंने क्या किया, राज्य के कार्यों के बारे में बताया कि राज्य के कार्य क्या क्या होने चाहिए। तो राज्य के क्या कार्य होने चाहिए, तो राज्य को जो इन्होंने पहला कार्य बताया, इन्होंने कहा कि राज्य को सुरक्षा संबंधी कार्य करने चाहिए। राज्य को क्या करने चाहिए, सुरक्षा संबंधी कार्य करने चाहिए। उसके बाद में राज्य को क्या करना चाहिए, सर्वधर्म का पालन करना चाहिए, यानी सब धर्म का पालन राज्य को करना चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट इनका जो है राज्य का कार्य था सामाजिक दायित्व, यानी सामाजिक दायित्व का क्या करना चाहिए, राज्य को निर्वहन करना चाहिए। और साथ में क्या करना चाहिए, जन कल्याण के कार्य भी राज्य को करने चाहिए। क्या करना चाहिए, राज्य को जन कल्याण के कार्य भी करने चाहिए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन था 12वां। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारे पास में 13वां क्वेश्चन रहने वाला है। तो 13वें क्वेश्चन में हम, क्योंकि हमने 12वां क्वेश्चन देख लिया है, उसके बाद में 13th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जैन धर्म के अनुसार जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। तो जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या होगा, जो ये क्वेश्चन है इस पे क्या लगा था, ऑब्जेक्शन लगा था। तो इसीलिए जो इसका आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है निर्वाण। तो निर्वाण जो होता है वो कैसा होता है, निर्वाण कैसे प्राप्त करते हैं जैन धर्म वाले, सुलेखना विधि से। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इसमें बोला गया दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के जो समर्थक हैं वे कौन थे। तो इनके समर्थक थे कौन, जयप्रकाश नारायण। जो जयप्रकाश नारायण जी थे ना, उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो बिहार के अंदर क्या हुआ था, बिहार के अंदर क्रांति हुई थी ना, तो बिहार की क्रांति में इन्होंने आगे नारा दिया था, किसका, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। किसके कब नारा दिया था, बिहार के अंदर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया इन्होंने। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया।
और 1970 में ये जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया इन्होंने, तो ये क्या थे, विपक्ष के पक्ष में थे, यानी विपक्ष के साथ में थे ये। और किसके अगेंस्ट थे इस समय ये थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। इस समय ये इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे और इसीलिए इनको क्या है, जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इनको, लोक नायक के नाम से जाना जाता है। और इनको मरणों उपरांत भारत सरकार ने 1998 के अंदर, कब, 1998 में क्या दिया इनको, भारत रत्न से सम्मानित किया। और भारत रत्न के साथ साथ में इन्हें मैग्सेस पुरस्कार भी क्या है, मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। जब बिहार के अंदर जो ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था ना, उस समय थोड़ा सा आपको बताऊं तो उस समय जो ये मतलब आंदोलन स्टार्ट किया था, तो आंदोलन क्या था, कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको इकट्ठा करने का काम कुछ एक प्रसिद्ध नेताओं, जो कि आज के टाइम में काफ़ी प्रसिद्ध नेता हैं, किन्होंने किया था, जैसे लालू प्रसाद जी, लालू प्रसाद यादव। उसके बाद में इनके साथ में हम ऐड कर सकते हैं रामविलास पासवान, रामविलास पासवान। इसके साथ में सुशील मोदी जी ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। कौन, सुशील मोदी। और ये क्या थे, सभी के सभी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। अगर बाई चांस पूछ लिया जाए कि उस संघ का क्या नाम था, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, क्या नाम रखा गया था इसका, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का नाम रखा गया था। जब आंदोलन काफ़ी उग्र हो गया था तो इन्होंने क्या किया था, जयप्रकाश नारायण जी को आमंत्रित किया कि आप आएँ और इसमें क्या करें, चलाएं। तो जब लालू प्रसाद यादव जी ने आमंत्रित किया तो इस समय जो जयप्रकाश नारायण जी थे उन्होंने आए और क्या किया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति के अंदर इन्होंने क्या किया, 7 क्रांति को ऐड किया। अब 7 क्रांति में कौन कौन आ जाता है, इन्होंने किस किस को ऐड किया इसके अंदर, इन्होंने ऐड किया इसके अंदर जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक सभी पक्षों को बड़े लेवल पर इन्होंने उठाया। तो ये जो रहने वाली थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ये किसके बारे में थी, जेपी के बारे में, जो कि जेपी के नाम से भी काफ़ी मशहूर थे और लोकनायक के नाम से भी काफ़ी मशहूर थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारे पास में 15वां क्वेश्चन रहने वाला है। तो 15वें क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, जो ये पुस्तक रहने वाली है, कौन कौन सी, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे, हमें इसके बारे में बताना है। तो इसके जो लेखक रहने वाले हैं वो कौन रहने वाले हैं, राम मनोहर लोहिया। ऑथर जो रहने वाले हैं किसके, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म के लेखक रहने वाले हैं वो कौन है, राम मनोहर लोहिया जी रहने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16वां क्वेश्चन। तो 16वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया। तो जो ये विरोध किया था, ये किया था हमारे पास में किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने। तो थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पोल साइंस से संबंधित, और इनके बारे में भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने क्या लिखा कि ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या किया, राजनीतिक व्यवस्था की तो आलोचना की, विरोध किया, साथ साथ में जो गांधी जी के द्वारा हरिजन वर्ड दिया गया था, किसके लिए, हरिजन वर्ड दिया गया था अछूतों के लिए, इसके भी एक कठोर आलोचक के रूप में ये रहे। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा जाति प्रथा का विनाश, जो इनकी पुस्तक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद में इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, इन्होंने 1932 के अंदर क्या किया था, पूना पैक्ट साइन किया, और वो किसके साथ में किया था, वो किया था किसके साथ में, गांधी जी के साथ में। और कई बार ना गांधी जी के साथ में उस जेल का भी नाम पूछ लिया जाता है, भाई वो कौन सी जेल थी, तो वो कौन सी जेल थी, वो थी येरवड़ा जेल। ओके, तो ये इनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद में थोड़ा और इनके बारे में जाने, तो इन्होंने 1936 में क्या किया था, एक दल का निर्माण किया, जो पार्टी रहने वाली थी उसका स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। किसकी स्थापना की, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की इन्होंने, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। और जो इनकी लास्ट रहने वाली थी, जो दल था इनका, वो था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फ्रीडम। कौन सा था, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। जो ये दल था फेडरेशन 1942 के अंदर इन्होंने स्थापित किया। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें बताना है यहाँ पे कौटिल्य की 6 फोल्ड पॉलिसी के बारे में हमें बताना है। 6 फोल्ड पॉलिसी के बारे में बताना है कि इसके अंदर जो रहने वाला है चढ़ाई, तो चढ़ाई का क्या अर्थ था और चढ़ाई किससे संबंधित थी। जो चढ़ाई संबंधित थी वो किससे संबंधित थी, यान से। जिस प्रकार से यान संबंधित था चढ़ाई से, तो उसी प्रकार से इनका भी तो कोई ना कोई अर्थ रहा होगा ना। तो आसन, आसन से जो अभिप्राय था वो था हमला करना। आसन किसके लिए यूज किया जाता था, हमला करना, इसके लिए यूज किया जाता था। विग्रह, तो विग्रह में क्या यूज किया जाता था, शत्रु का अपकार करना। क्या करना, शत्रु का अपकार करना। उसके बाद में संशय, इसका मतलब होता था, इसके लिए क्या यूज किया गया था, आत्म समर्पण की जगह पे इसको यूज किया गया था। तो अभी इन्होंने कहा कि 6 फोल्ड नीति थे, तो 4 तो अब आपके सामने हैं, तो बाकी 2 कौन से रह जाते हैं, तो 2 रह जाते हैं। 5वां पॉइंट इनका रहने वाला है उपेक्षा करना। कौन सा रहने वाला है, उपेक्षा करना। और जो 6th पार्ट रहने वाला है द्विवेदी भाव। कौन सा, द्विवेदी भाव। तो इसमें क्या किया जाता है, दोनों को मिलाकर काम लिया जाता है, दोनों को मिलाकर काम लेना। तो जो ये नीति रहने वाली थी, ये कौटिल्य की नीति रहने वाली थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा 18th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया 18th क्वेश्चन के अंदर, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो यानी निम्नांकित में से कौन बौद्धिक परंपरा से संबंधित नहीं है, यानी बौद्धिक परंपरा से कौन संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कुंडा आचार्य। जो कुंडा आचार्य है वो बौद्धिक परंपरा से संबंधित नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, तो क्या कहा गया है कि जियाउद्दीन वर्नी से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने क्या किया था, भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने समाज में व्यवस्था के स्थानपन्न धर्म के इस्लामी विचार पर राजस्व के टर्की के विचार को जोड़ा। तो जो सेकंड पॉइंट है इनका वो गलत रहने वाला है, और जो ओनली फर्स्ट है वो करेक्ट रहने वाला है। तो 19वें का जो आंसर रहने वाला है वो एक सही माना जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन है, 20वां। जो 20वां क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि जवाबदेही का सिद्धांत संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित था राज्य कानून से। उसके बाद 21st क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में, जो राजा राम मोहन राय जी थे इनके संबंध में कौन सा कथन जो है वो है त्रुटिपूर्ण रहने वाला है। तो त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा रहने वाला है, उन्होंने न्यू टेस्टामेंट का नैतिक सिद्धांतों का समर्थन किया। तो ये क्वेश्चन ये सही रहने वाला है, तो ये सही है। उसके बाद में उन्होंने न्यायिक की जूरी प्रणाली का विरोध किया, नहीं ये सही नहीं था इनका। जो ये कथन जो है ये त्रुटिपूर्ण कथन है, आगे देख लेते हैं। उनका सोचना था कि संस्कृत ज्ञान ने भारत को अंधकार में रखा है। उन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया। तो ये बाकी इनके सही रहने वाले हैं। और जो राजा राम मोहन राय जी हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इनको बुलाया जाता है। इसके अलावा इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। साथ में इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा समाज की स्थापना की। क्या की इन्होंने, ब्रह्मा समाज की स्थापना की। उसके बाद में कुछ जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, जो ये हमारे समाज में बुराइयां थी, इन्होंने इनका क्या किया, कठोरतापूर्वक विरोध किया। और उसमें से जो मुख्य इनका काम रहने वाला है सती प्रथा का इन्होंने उन्मूलन भी करवाया। उसके बाद में जो इनकी पुस्तक रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, जैसे संवाद कौमुदी। उसके बाद में इन्होंने लिखा मिरात उल अखबार। कई बार पूछ लिया जाता है हमसे, मिरात उल अखबार भी किनका रहने वाला है, ये राजा राम मोहन जी का रहने वाला है। उसके बाद में जो इनकी नेक्स्ट थी वो कौन थे, बंग दूत। ये सब कुछ राजा राम मोहन राय जी से संबंधित था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22 क्वेश्चन। और 22 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, तो 22 क्वेश्चन में क्या कहा गया कि निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखी हुई नहीं है। तो दयानंद सरस्वती जी ने कौन सी पुस्तक है जो नहीं लिखी है, तो इसका आंसर आ जाएगा महानिर्वाण तंत्र। जो महानिर्वाण तंत्र है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा नहीं लिखी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के बीच क्या बोला गया, 23वां क्वेश्चन है।
कि मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन को हतोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने विशेषतः किस राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया। तो इसकी इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को कहा। तो इन्होंने क्या कहा था, स्थानीय प्रभुओं की साजिश। इन्होंने क्या कहा था, स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को स्थानीय प्रभुओं की साजिश के नाम से इन्होंने पुकारा। उसके बाद में मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी हिंद स्वराज के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को हमें क्या करना है, पहचानना है कि त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा रहने वाला है। तो त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा रहने वाला है, यह हिंसक राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर है। तो ये भी बात सही थी। उसके बाद में यह स्वराज को स्वशासन के रूप में स्थापित करती है। तो जो ये चीज़ थी ये गलत इनकी रहने वाली है। उसके बाद में यह ब्रिटिश राज को आधुनिक सभ्यता के रूप में देखते थे। तो ये बात भी सही है। यह संवाद शैली में लिखी गई है। तो ये बात भी हमारे पास में क्या रहने वाली है, इसकी सही रहने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 26। तो 26 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो 26 क्वेश्चन में बोला गया है द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेड बाय B.R. अम्बेडकर वॉज लास्ट पॉलिटिकल पार्टी। तो अभी हमने इसके बारे में पीछे अपने क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन किया था कि इनकी जो लास्ट पार्टी रहने वाली थी वो 1942 में रहने वाली थी। और 1942 में जो इनकी थी कौन सी पार्टी थी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो ये पार्टी कब स्थापित की, इनके द्वारा 1942 के अंदर स्थापना की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 क्वेश्चन है। तो 27 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 27 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि विनोबा भावे द्वारा परिणित ऋषि खेती के सिद्धांत का अर्थ है। यानी जो ऋषि खेती थी उसके सिद्धांत का क्या अर्थ रहने वाला है। तो इसका अर्थ रहने वाला था कि बैलों के प्रयोग बिना खेती। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र समझ का सार तत्व है। तो सार तत्व क्या है, क्रांतिकारी जन इच्छा। तो इनका सार तत्व माना जाएगा। उसके बाद में हम 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। 29 क्वेश्चन जो है अमर्त्य सेन जी से संबंधित है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहने वाले, इकोनॉमिक्स रहने वाले हैं। और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। और नोबेल प्राइज कब दिया गया था इनको, 2019 के अंदर। 2019 में इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ओके, तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया। अमर्त्य सेन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि वे पेरेटो अनुकूलतम की सराहना करते हैं और वे संसाधनों की समता के बजाय क्षमताओं की क्षमता पर जोर देते हैं। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन रहने वाला है इसका केवल 2 सही रहने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि आप क्षमता ना दीजिए, संसाधन इक्वल ना कीजिए, बल्कि आप क्या करिए, कैपेबल बनाएं। तो इसका ऑप्शन बी सही रहने वाला है। और इसके बाद में हम इनकी कुछ एक पुस्तक देख लेते हैं। तो इनकी पुस्तक है जैसे डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो ये कुछ एक इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कौन सी, जैसे द आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम। उसके बाद में ऑन एथिक एंड इकोनॉमिक्स, ऑन एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक इनकी रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो ये इनकी कुछ एक इंपॉर्टेंट किताबें रहने वाली थी। उसके बाद में हम इनका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमें पिछली स्लाइड में ही जाना पड़ेगा कि अमर्त्य सेन, इसको हम क्या करते हैं, इंग्लिश के जो ऑप्शन है उसी के अंदर से हम इसको टिक कर लेंगे। तो इसमें क्या बोला गया कि अमर्त्य सेन को उनके किस काम के लिए वर्ष 1988 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया था ये किसके लिए किया गया, इकोनॉमिक ऑफ फैमिन के लिए, अकाल का अर्थशास्त्र, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इनको 2019 में नहीं दिया गया था नोबेल प्राइज, सॉरी ये गलती से लिखा गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 31 क्वेश्चन में बोला गया है यथार्थ प्रभुसत्ता का तात्पर्य है। जो यथार्थ प्रभुसत्ता है उसका क्या तात्पर्य रहने वाला है, तो इसका तात्पर्य रहने वाला है आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन। 32 क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन से स्कूल का यह तर्क है कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। यानी प्रभुसत्ता की अवधारणा को हमें क्या करना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। तो ये कौन कहते हैं, बहुलवाद, यानी प्लूरलिज्म वाले क्या कहते हैं, जो राजनीतिक प्रभुसत्ता की अवधारणा है इसको राजनीतिक सिद्धांत से क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए।
उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, 33 क्वेश्चन है। तो 33 क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो सब अल्टर्न है यानी उपेक्षित वर्ग है कि राय के अनुसार राज्य का कार्य है प्रोत्साहन देना है। किसको प्रोत्साहन देना है, कि ऐसे लोग जो हाशिए पर खड़े हैं उनके खड़े समुदायों के हितों को क्या करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये जो 33 क्वेश्चन था। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 क्वेश्चन। तो 34 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, निम्न में से वह कौन सी पद्धति है, निम्न में से वह कौन सी पद्धति है जिसके माध्यम से विकासशील देश उत्तर उपनिवेशवादी राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। तो कौन सी स्थिति है वो, आर्थिक सहायता, यानी क्या करते हैं जो विकासशील देश होते हैं वो आर्थिक सहायता देते हैं उपनिवेशवादों को और उनके ऊपर अपना राज्य पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। 35 क्वेश्चन देख लीजिए। 35 में बोला गया है कि मैक्स वेबर के अनुसार, जो मैक्स वेबर जी थे इनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्य है। तो कौन सा है, विधिक विवेकपूर्ण है। तो मैक्स वेबर के बारे में हम जान लेते हैं। जो मैक्स वेबर थे ये कहाँ के थे, ये जर्मन के थे। कहाँ के थे, ये जर्मन के थे। और इन्होंने क्या किया, नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया था इन्होंने। किसका अध्ययन किया था इन्होंने, नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन भी इन्होंने किया। उसके बाद में जो इनकी कुछ एक पुस्तक रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, जैसे द रिलीजन ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक रहने वाली है, द रिलीजन ऑफ इंडिया। ये पुस्तक इन्होंने लिखी 1916 में। कई बार है ना क्या करते हैं, हमसे टाइम भी पूछ लेते हैं। इसके साथ में इन्होंने एक पुस्तक और लिखी जिसका सब कुछ सेम रहने वाला था, द रिलीजन ऑफ चाइना। तो ये दोनों पुस्तक इन्होंने 1916 के अंदर लिखी। उसके बाद में इन्होंने लिखी द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन और साथ में जनरल इकोनॉमिक्स हिस्ट्री। तो ये इनकी काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है पुस्तकें रहने वाली थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया। जो 36 क्वेश्चन है वो किसके बारे में, वो मार्क्स के बारे में, कि मार्क्स के अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जब तक वह बल नहीं देती। तो वह किस पर बल ना दे जब तक वो वैध नहीं है, तो मनुष्य की मुक्ति पर। क्योंकि इन्होंने मेन फोकस इसी पे कहा कि हम क्या लेकर आएंगे, साम्यवाद लेकर आएंगे। और साम्यवाद में क्या होगा, जो मनुष्य होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनके बारे में हम क्या देखते हैं कि एक ऐसे पर्सन जिनके कारण जो लास्ट तक वर्ल्ड था दो क्या विचारधाराओं में बंटा रहा। अब दो विचारधाराएं कौन सी थी, जैसे एक साम्यवाद के समर्थक देश थे और दूसरा पूंजीवाद के समर्थक देश थे। और जो ये कोल्ड वार था ये कब खत्म हुआ था, 1991 के अंदर। ओके। उसके बाद में 1847 में इन्होंने क्या किया, एंजलस के साथ में मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया। क्या किया इन्होंने, एंजलस के साथ मिलकर। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि किसके साथ में मिलकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का जो घोषणा पत्र था, प्रथम घोषणा पत्र था, प्रकाशित किया। 1847 में प्रकाशित किया था ये, इसका अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र का मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। इनकी जो पुस्तक रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, इनकी पुस्तक रहने वाली है जैसे दास कैपिटल। ठीक है जी, कौन सी पुस्तक है, दास कैपिटल। उसके बाद में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया इन्होंने। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी किससे संबंधित है, मार्क्स से संबंधित है। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा कि जितना मजदूर कमाते हैं उनको उतना मिल नहीं पाता है और उनको उतना ही पैसा दिया जाता है कि वो अगले दिन क्या कर सकें, काम पर आ सकें। क्योंकि उस समय के लोगों की ये धारणा थी कि अगर इनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा तो ये नेक्स्ट टाइम काम पर ही नहीं आएंगे। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तो जो भी मतलब प्रॉफिट कमाते हैं तो इनका मानना था कि प्रॉफिट में क्या होना चाहिए, जो श्रम क्लास के लोग हैं ना उनका भी क्या होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। लेकिन वो सारे के सारे क्या रख जाते हैं, पूंजीवादी लोग रख जाते हैं। और जो इनका इंपॉर्टेंट जो नारा रहने वाला, काफ़ी फेमस रहने वाले हैं, इन्होंने स्लोगन दिया कि इन्होंने क्या किया था, एक रिक्वेस्ट की कि मजदूरों के एक हो जाने की, कि तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय चेन के और कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा 36 क्वेश्चन था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 37। तो 37 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, 37 क्वेश्चन में हमें बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वे द मीनिंग ऑफ लेजिटिमेसी। तो लेजिटिमेसी की कौन हमारे पास में क्या देती है, अच्छे ढंग से वैधता का आशय बताता है। तो ये हमारे पास में कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, सेकंड ऑप्शन। तो इसका तात्पर्य है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी इसका सेकंड आंसर रहने वाला है। सेकंड आंसर क्या रहने वाला है, इसका तात्पर्य है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इट मीन्स द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन अ बिलीव दैट द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द सोसाइटी। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में
क्वेश्चन है हमारे पास में 38 क्वेश्चन। तो 38 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, नामधारी संप्रभुता, वह जो शक्ति का यथार्थ में प्रयोग करता है। उसके बाद में 39 क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। तो कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट साइंटिस्ट सोशलिस्ट थिंकर। तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने क्या कहा कि प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक माना खुद को। तो ये किन्होंने माना था, ये खुद कार्ल मार्क्स ने ही अपने को माना कि मैं प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन है। तो 41 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निश्चयपूर्वक कथन फांसीवाद प्रजातंत्र का शत्रु है। तो हमें पहले आर्गुमेंट दिया गया, उसके बाद में इसका रीजन दिया गया है कि यह व्यक्ति स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से नष्ट करता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए सही रहने वाला है कि ए और आर दोनों एकाकी रूप से सत्य है और आर ए का सही रूप से विवेचन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 42 क्वेश्चन है। तो 42 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, 42 नंबर क्वेश्चन मैचिंग से संबंधित है। और मैचिंग में क्या है, सूची 1 और सूची बी के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमें क्या करना, आगे चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करने के लिए हमारे पास में सबसे जो मेन रहने वाला है इसका ऑप्शन 3 सही रहने वाला है, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा कि इजाए बर्लिन। तो इजाए बर्लिन किससे संबंधित है, ये संबंधित है नकारात्मक स्वतंत्रता से। जो F.A. हेयक है वो किससे संबंधित है, उत्तरोत्तर परिवर्तन से संबंधित है। उसके बाद में सी कार्ल पोपर। तो कार्ल पोपर किससे संबंधित है, कार्ल पोपर तो संबंधित है उत्तरोत्तर परिवर्तन से। और हेयक संबंधित है अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर से। और सेबी मैकफर्सन संबंधित है किसे, रचनात्मक स्वतंत्रता से। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया गया, आगे मैचिंग गिवन है। तो मैचिंग में हमें क्या करना है, तो मैचिंग में हमें दिया गया है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है कि मैच लिस्ट ए विद लिस्ट बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन। तो क्या दिया गया, लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग, माओ त्से तुंग और ग्रैमसी। तो ये दिए गए और इनके साथ में हमें क्या करना है, इनका जो कोर आइडिया है, इनका भी कोर आइडिया क्या रहने वाला था कि और किससे संबंधित थे उनके बारे में हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास में क्या रह जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। यानी जो लेनिन है तो लेनिन किससे संबंधित है, लेनिन संबंधित है किससे, वैनगार्ड एंड रेवोल्यूशन से संबंधित है। उसके बाद में जो नेक्स्ट यानी वैनगार्ड यानी क्रांति का अग्रदूत इनको बोला जाता है। जो रोजा लग्जमबर्ग है वो संबंधित है किससे, एक से। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में जनता की स्वत है सफुर्तता। और उसके बाद में जो सी है, सी का जो सी किससे संबंधित है, तो यह है मास लाइन से संबंधित यानी जन दिशा से। और ग्राम से किससे संबंधित है, ग्राम से संबंधित है पैसिव रेवोल्यूशन से यानी निष्क्रिय क्रांति से। तो यह हमारा क्वेश्चन 43 हो गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये इसका हिंदी निरूपण है। उसके बाद में 44 क्वेश्चन था। 44 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्नांकित में से क्या पर्यावरणवाद की अनुरूपता में नहीं है। तो पर्यावरणवाद की अनुरूपता में नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, आंसर हो जाएगा इसका 3 कार्टेशियन न्यूटोनियन विचार चित्र जो है इसके पर्यावरण की अनुरूपता में नहीं है। 45 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन में बोला गया है कि नारीवाद की कौन सी धारा यह रेखांकित करती है कि महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है। तो ये कौन सी धारा है, ये है एक सांस्कृतिक नारीवाद की धारा। तो सांस्कृतिक नारीवाद की धारा क्या करती है कि महिला का रास्ता एक बेहतर रास्ता है। उसके बाद में हमें बोला गया कि एडम स्मिथ से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि वे अहस्तक्षेपवाद के पक्षधर थे। किसके पक्षधर थे, वो अहस्तक्षेपवाद के पक्षधर थे, किंतु न्यूनतम राज्य के नहीं। किसके, न्यूनतम राज्य के नहीं। उन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं श्रम नियमों में बड़ी संख्या में सरकारी कार्यक्रमों का समर्थन किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, तो इसके दोनों के दोनों ऑप्शन सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन में क्या है, मार्क्सवादी
क्षेप्य में राज्य से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को हमें क्या करना है, पहचानना है। तो त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा रहने वाला है कि राज्य समाज की अधिसंरचना का एक घटक है। तो हाँ, ये बात सही है। सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन किया जाएगा, नहीं, सर्वहारा जब क्रांति आएगी तो उसके बाद में क्या आएगा, साम्यवाद आएगा। और साम्यवाद कब आता है, साम्यवाद तभी आता है जब राज्य का क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इनका जो ऑप्शन सेकंड है वो गलत रहने वाला है। उसके बाद में तीसरा जो है, राज्य समाज में विरोधपूर्ण वर्ग विभाजन की रचना है, अधीनस्थ वर्गों के लिए राज्य सदैव अधिनायकवादी होता है। तो ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में जो साम्यवाद था ना, साम्यवाद ये क्या है, ये मार्क्स का यूटोपिया भी बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मार्क्स का यूटोपिया कहा जाता है। ठीक है जी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि उत्तर उपनिवेशिक राज्य के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और प्रशासकीयता एवं निरंतर एवं वर्धमान सरोकार है। यह एक सशक्त राज्य की एक निरंकुश राज्य से विभेदित करता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। उसके बाद में 49 क्वेश्चन देख लेते हैं कि 49 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। 49 क्वेश्चन में दिया गया है कि संप्रभुता पर ऑस्टिन के त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। संप्रभुता पर ऑस्टिन के त्रुटिपूर्ण कथन को हमें क्या करना है, पहचानना है। तो जो त्रुटिपूर्ण कथन रहने वाला वो कौन सा है, सेकंड, कि कोई अमूर्त धारणा प्रभुसत्ताधारी नहीं हो सकती। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन में जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, शक्ति की संकल्पना से संबंधित है। कि निम्नलिखित में से क्या हन्ना आरेंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित नहीं है। हन्ना आरेंट की शक्ति की संकल्पना, तो यानी एक जो क्वेश्चन है हमारा वो तो यहीं से ही निकल जाता है कि कौन सा जो कंसेप्ट है वो संबंधित नहीं है किसके, हन्ना आरेंट के कंसेप्शंस ऑफ पावर से। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, आत्म परकताओं के निर्माताओं के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैध शक्ति मानी जाती है। तो वैध शक्ति किसको माना जाता है, वैध शक्ति तो ये माना जाता है सत्ता को, पराधिकार को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अधिकारों पर वर्क पेन विवाद केंद्रित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, कि अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर, यानी जो वर्क पेन विवाद था वो किससे संबंधित नहीं था, ये संबंधित नहीं था आर्थिक या राजनीतिक होने पर अधिकारों के। 53 क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के मार्क्सीय संकल्पना के अनुरूप क्या है। तो इन्होंने बोला है कि एंड ऑफ एलिनेशन, उसके बाद में एक्सपोजिशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, यानी मानवीय रचनाधर्मिता की अभिव्यक्ति, और विचारधारा के प्रति निष्ठा और आत्म सिद्धि। तो इसका हमारे पास में जो आंसर रहने वाला है वो क्या क्या है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एवं फोर्थ। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 54 क्वेश्चन है। तो 54 क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि निम्नांकित में से कौन संसाधनों की क्षमता से संबंधित नहीं है, संसाधनों की क्षमता से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा माइकल वोल्जर, ये जो है संसाधनों की क्षमता से संबंधित नहीं है। जॉन रोल्स के सिद्धांत से संबंधित पदावली नहीं है। तो इन्होंने अज्ञान का पर्दा दिया था, ये इनका सिद्धांत है। उसके बाद में इन्होंने ये भी दिया था कि मूल स्थिति के बारे में भी बोला। उसके बाद में इन्होंने विशेष पूर्वता क्रम के बारे में भी बोला। इन्होंने लोकीय परंतु के बारे में नहीं बोला। तो ये इनके सिद्धांत से संबंधित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। तो 56 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। तो जो इसका आंसर रहने वाला है ये क्या रहने वाला है, यह निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 57 क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, 57 क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है मैचिंग से संबंधित, कि सूची ए को सूची बी के साथ में सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमें क्या करना है, चुनाव करना है। तो हमें इसके अंदर से चुनना है भी कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो क्या है जेएस मिल, तो जेएस मिल को आप देख सकते हैं कि जेएस मिल जो थे ना, इन्होंने किसकी थ्योरी दी थी, इन्होंने दी थी डेवलपमेंट डेमोक्रेसी की थ्योरी दी थी। तो यानी हमें ये पता चलता है कि बी का सेकंड होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लीजिए बी का सेकंड किसमें, या तो सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा। तो यानी हमारे पास में अब बाकी पहला और जो तीसरा ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद में जो सिद्धांत दिया, प्लूरलिस्टिक थ्योरी का सिद्धांत दिया था, बहुलवादी लोकतंत्र का सिद्धांत जो दिया था ना, ये सिद्धांत किसका था, ये शुम्पटर का सिद्धांत था। तो अब देख लीजिए कि चौथे का एक कौन सा, शुम्पटर का सिद्धांत नहीं जी, शुम्पटर ने दिया था लोकतांत्रिक अभिजनवाद का सिद्धांत दिया था, सॉरी
सुम्पटर ने किसका सिद्धांत दिया था? लोकतांत्रिक अभिजनवाद का सिद्धांत दिया था। तो यानी सी का एक रहने वाला है, तो सी का एक किस में रहने वाला है? ऑप्शन फोर्थ में रहने वाला है। तो यानी ए संरक्षक लोकतंत्र किसका था? तो ये था हमारे पास में जर्मी बेंथम का, यानी किसका था ये? जर्मी बेंथम। और बी का सेकंड हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, और बहुलवादी लोकतंत्र डी का हमारे पास में क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यानी बहुलवादी तक किसका था? रॉबर्ट डहल का सिद्धांत रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 58 क्वेश्चन है। जो 58 क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि लोकतंत्र पर मार्क्स के विचार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। प्रबोधन परंपरा में वे लोकतंत्र को एक अंगिक समुदाय के रूप में देखते हैं। बुर्जुआ लोकतंत्र अवसरानुकूल बुर्जुआ आतंक में बदल जाते हैं। तो जो इनका ऑप्शन रहने वाला है, तो ऑप्शन थर्ड रहने वाला है कि दोनों के दोनों कथन क्या है? इनके सही कथन रहने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन है। 59 क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नांकित में से कौन सा, यानी निम्नांकित में से कौन सा एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिफल है? प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिफल है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? जनमत संग्रह मूलक लोकतंत्र। 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। उस शब्दावली को पहचानिए जो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। तो विमर्शी लोकतंत्र से कौन से संबंधित नहीं है? तो ये रहने वाली है पूर्व नियत वरीयताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन में बोला गया है कि लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो लचीला जो संविधान है वो किसका है? वो रहने वाला है ब्रिटेन का। तो इनके बारे में ये भी बोला जाता है कि ये एक ऐसा संविधान है कि जो आदमी को औरत और औरत को आदमी को आदमी बनाने के बजाय बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो ये इतना लचीला संविधान रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 62 क्वेश्चन है। जो 62 क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि निम्न में से विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? जो सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का रहने वाला है। ओके, तो इसमें क्यों ये उच्च सदन रहने वाला है? क्योंकि ये जो सदन है ये क्या कर सकता है कि जो भी इनका वित्तीय विधेयक आता है, ओके, जो भी वित्तीय विधेयक है उसके ऊपर ये क्या कर सकता है? अपना मनचाहा परिवर्तन कर सकता है। ये क्या कर सकता है? मनचाहा परिवर्तन कर सकता है। कौन? सीनेट। तो इसीलिए ये क्या रहने वाला है? एक शक्तिशाली द्वितीय सदन रहने वाला है। और इसको साथ में सीनेट जो है इसको क्या बोला जाता है? इसको उच्च सदन भी बोला जाता है। ठीक है जी, इसके कुछ एक पॉपुलर नेम है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। साथ में इसको द्वितीय सदन, राज्यों का सदन क्या बोला जाता है? इसको द्वितीय सदन और राज्यों का सदन, राज्यों का सदन भी कहा जाता है। तो अभी हमने देखा कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो रहने वाली है, सदन रहने वाली है, वो किसकी रहने वाली है? अमेरिका की रहने वाली है। और जो सबसे कमज़ोर रहने वाली है, जो कमज़ोर सदन रहने वाली है, तो सबसे कमज़ोर सदन किनकी रहने वाली है? सबसे कमज़ोर सदन रहने वाली किसकी? यूके की। जो यूके की जो लोकसभा है यानी जो यूके की लोकसभा है वो सबसे कमज़ोर सदन रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20th। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 63 क्वेश्चन। तो 63 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्न में से वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें शक्ति विभाजन का सिद्धांत सूत्रित हुआ है? यानी शक्ति का जो सिद्धांत है वो दिया गया है। तो ये कौन सा है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये कौन सा हमारे पास में रहने वाला इसका आंसर? द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो इसके अंदर जो इसको लिखा गया था, इसके जो रचयिता वो कौन है? मॉन्टेस्क्यू। इसके रचयिता रहने वाले हैं, यानी इसके राइटर रहने वाले हैं। और ये क्या है? 1748 में ग्रंथ लिखा गया था। उसके बाद में बाकी भी देख लेते हैं। द पॉलिटिक्स, जो द पॉलिटिक्स था ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था अरस्तु के द्वारा। और ये किसके शिष्य थे? ये प्लेटो के शिष्य थे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो है ये लिखा गया था J.S. मिल के द्वारा। J.S. मिल के, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया। और जो पहला है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, तो ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया जर्मी बेंथम के द्वारा। जर्मी बेंथम के द्वारा कब लिखा गया था? 1789 के अंदर इनके द्वारा ये लिखा गया था ग्रंथ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? तो इसके बारे में हमें बताना है। तो जो ऑप्शन थर्ड रहने वाला है, संसदीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्री के निर्धारित कार्यकाल होती है, तो ऐसा नहीं होता है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया है? तो किसने दिया है? ये दिया है कनाडा ने। कनाडा ने क्या दिया? संघ से अलग होने का प्रावधान दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट
क्वेश्चन है 66। तो 66 क्वेश्चन में बोला गया कि चीन में निम्न अंगों में से किसके पास वास्तविक सत्ता है। तो वास्तविक सत्ता किसके पास में होती है, जो उनके स्थायी समिति होती है उनके पास में वहाँ की जो वास्तविक सत्ता होती है वो रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में हमें बताना है। तो जो ये क्वेश्चन था ये ऑब्जेक्शन से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसीलिए इसका जो भी मिला था सभी को ग्रेस मार्किंग प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। तो 68 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्न देशों में से किसमें द्वैध नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी वहाँ पे एक देश की नागरिकता के साथ साथ राज्य की नागरिकता भी मिलती है। तो ये आपके लिए एक काफ़ी इजी क्वेश्चन रहने वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका में। 69 क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न अंगों में से अमेरिका संविधान में संतुलन रखने वाला पहिया कौन सा है। निम्न में से अमेरिका संविधान में जो संतुलन रखने वाला पहिया है वो कौन सा है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो संतुलन कौन बनाए रखता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है संतुलन बनाए रखता है। क्योंकि जो ह्यूज मुद्दे थे ना, उन्होंने बोला, इनके मतलब एक चीफ जस्टिस रहे हैं, क्या नाम था इनका, ह्यूज महोदय, और ये इनकी जो टिप्पणी थी ना ये काफ़ी फेमस भी रही। कि क्या इन्होंने बोला संविधान के बारे में, इन्होंने बोला कि बेशक हम संविधान के अधीन हैं, बेशक हम संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान वही है, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते। तो यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट कितना ताकतवर यानी पावरफुल है। इनकी टिप्पणी से ह्यूज मुद्दे की कि बेशक हम संविधान के अधीन है, लेकिन संविधान वही है जो कौन कहता है, जो न्यायाधीश कहता है। उसके बाद में 70वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहा गया है कि निश्चयपूर्वक कथन, क्या दिया गया कि निश्चयपूर्वक कथन ब्रिटेन की दल प्रणाली को द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है। द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है, तर्क यह इसीलिए क्योंकि व्यवहार में राष्ट्रीय कार्यों में केवल 2 दलों की प्रमुख भूमिका है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ए व आर दोनों एकांकी रूप से सत्य है, व आर ए का सही विवेचन है। 71 क्वेश्चन देखिए। 71 में क्या बोला गया है कि इंग्लैंड की संसद सब कुछ करने में सक्षम है। तो ये मैंने अभी बोला कि सिवा औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने के। तो निम्नलिखित में से ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है प्रसिद्ध डी लोम्बे का कथन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें बोला गया कि हम संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। तो ये भी अभी मैंने जस्ट आपको बताया। तो ये किन्होंने बोला था, मुख्य न्यायाधीश ह्यूज, इन्होंने इसके बारे में बोला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो जो ऑप्शन थर्ड है, इनका ऑप्शन थर्ड रहने वाला है। ऑप्शन थर्ड क्या है, 4 ईयर, यानी जो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितना रहता है, 4 साल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आगे दिया गया है कि किस देश के राष्ट्रपति को सबविवेकी अधिकार प्रदान है। किस देश के राष्ट्रपति को सबविवेकी अधिकार प्रदान है। तो ये कौन से देश के, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। आगे दिया गया कि पुस्तक के लेखक बताने हमें कौन है, कौन सी पुस्तक है, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी। तो इसके जो लेखक है वो है H.J. लॉस्की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी संविधान के अनुच्छेद 1 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। जनता के जनवादी अधिनायकवाद के अंतर्गत जनवादी चीन गणराज्य का एक समाजवादी राज्य है। तो ये बात तो सही है। इसका नेतृत्व चीन की जनता करती है। तो नहीं, ये तो चीन की जनता नहीं करती है। तथा यह मजदूरों और किसानों की गठजोड़ पर आधारित है। नहीं, यहाँ पर केवल एक ही जो पार्टी है उसी का ही अधिकार रहता है, जो कि कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इसका केवल कथन एक ही सही माना जाएगा कि कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया हमें कि निम्नलिखित में से क्या फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता क्या नहीं है, तो वहाँ का जो संघवाद है, ये फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। इसके अलावा द्वितीय मत प्रणाली, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली और द्विसदनात्मक संसद, ये सब क्या पाए जाते हैं, फ्रांस के लोकतंत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78
देश के समूह को पहचानिए जो एक दलीय राज्य है, यानी जहाँ पर केवल एक दलीय पार्टी पाई जाती है। एक तो मैंने अभी बताया चीन के बारे में, यहाँ पर क्या पाई जाती है, केवल एक ही पार्टी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यानी क्या है हमारे पास में इसका नाम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उसके बाद में उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया में कौन सी पाई जाती है, उत्तर कोरिया में पाई जाती है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। तो जो ये रहने वाली है ये केवल एक ही पार्टी का अधिकार रहने वाले। उसके बाद वियतनाम की कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। तो ये इनका एक एक पार्टी रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में पूछा गया हमसे कि निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली अनन्य रूप से केवल संघवाद से संबंधित नहीं है। तो संघवाद से कौन सी संबंधित नहीं है, तो ये रहे द्विसदनात्मक वाद। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 80वां क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि कनाडाई फेडरेशन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को हमें क्या करना है, पहचानना है। तो जो त्रुटिपूर्ण कथन रहने वाला है वो आंसर रहने वाला है फोर्थ, यानी इसका जो चौथा पार्ट है वो सही रहने वाला है कि प्रांतों के उपराज्यपाल प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो बाकी सारे क्या रहने वाले, सही रहने वाले हैं कि संसदवाद को संघवाद से जोड़ने वाला कनाडा पहला देश था। डोमिनियन फेडरेशन और प्रांत अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं और अवशिष्ट शक्ति फेडरेशन को दी गई है। तो ये हमारे क्वेश्चन 80 पूरे हो गए। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 81 क्वेश्चन। तो 81 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से संबंधित शब्दावली को पहचानिए। तो ब्रिटिश संसद से संबंधित जो शब्दावली है वो कौन सी है, वो है हमारे पास में कौन सी, नियंत्रण एवं संतुलन। तो जो ये रहने वाला है ये हमारे पास में इसका आंसर सही रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। तो 82 में हमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी अवधारणा शासन की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में सेकंड, कांग्रेस के प्रति मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व। तो राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, कांग्रेस के विधायकों पर राष्ट्रपति विशेषा निषेधाधिकार है और कांग्रेस को संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि मोंटेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्ति पृथक्करण, यानी शक्ति पृथक्करण व्यक्ति स्वतंत्रता को प्रत्याभूत करता है। तो ये कथन सही है। यह सिद्धांत फ्रांसीसी राजनीति के उनके अवलोकन पर आधारित था। नहीं, ये कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है हमारे पास में, केवल ऑप्शन 1 इसका सही रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 84 क्वेश्चन। और 84 क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी प्रतिनिधि से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है, फिलिबस्टर। ये फिलिबस्टर क्या होता है हमारे पास में, एक भाषण होता है, अमेरिका की सीनेट से संबंधित है। उसके बाद में तो अमेरिकी प्रतिनिधि से संबंधित कौन कौन है, जैसे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लिखा है कि जेरीमैंडरिंग, पार्क बैरल व्यवस्थापन, लॉग रेलिंग और साथ साथ में कौन कौन सी है, उसके साथ में लॉबिंग। ये भी हमारे पास में किससे संबंधित है, अमेरिकी प्रतिनिधि से संबंधित है। उसके बाद में पिजन होलिंग, कौन सा, पिजन होलिंग। तो ये भी क्या है, अमेरिकी प्रतिनिधि से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 क्वेश्चन है। 85 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दोबारा से मैच करना है और इस बार हम थोड़ा ध्यान से मैच करेंगे। तो जो मैचिंग है इसके अंदर ऑप्शन सही रहने वाला है सेकंड, यानी पहले का क्या रहने वाला है, विधायिका से स्वतंत्र राष्ट्रपति मंत्रिमंडल संसदीय विश्वासों के अधीन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला ए सही हो जाएगा। पहले का थर्ड रहने वाला है, इस बार भी गलत हो गया, पहले का थर्ड। उसके बाद में जो बी है तो बी का क्या रहने वाला है, फोर्थ। तो राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन। तो विश्वास के अधीन कौन है, तो ये किससे संबंधित था, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित था। उसके बाद में मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन है, तो इसका रहने वाला है कौन सा, यूनाइटेड किंगडम। और राष्ट्रपति विधायिका से स्वतंत्र है, तो इसका हमारे पास में ऑप्शन क्या रहने वाला है, बी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा चीन की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, यानी कौन सा पार्ट नहीं है। तो यहीं से हम देख लेते हैं। तो दो ऑप्शन यहाँ पे, केंद्रीय सैनिक आयोग, राज्य परिषद, प्रेसिडेंट और नेशनल काउंसिल। तो इनमें से जो ऑप्शन रहने वाला है चौथा, जो नेशनल काउंसिल है इनकी, जो राष्ट्रीय परिषद है, वो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होती। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, 87 नंबर क्वेश्चन है।
87 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि किस राष्ट्रपति विधायिका की किस राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसी भी काम करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस। कौन सी? चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। इसमें बोला गया है हमें क्या कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को हमें क्या करना है? पहचानना है कि इनमें से जो त्रुटिपूर्ण कथन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो इसका संविधान में संयुक्त रूप से उल्लेख नहीं हुआ है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का त्रुटिपूर्ण कथन इसका संविधान में संयुक्त रूप से उल्लेख नहीं हुआ है, तो ये बात सही है। उच्चतम न्यायालय केवल यह पुनरावलोकन करता है कि प्रक्रिया का पालन हुआ है, ना कि प्रक्रिया के सार तत्व का। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो तो क्या कर सकता है, जो उनका रहने वाला निम्न संघीय न्यायालय रहने वाला है वो भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन इनका क्या रहने वाला है? गलत रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है? केवल। तो केवल नहीं है, क्योंकि निम्न संघीय न्यायालय भी कर सकता है। तो ऑप्शन जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। बाकी सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे कि संविधान का संक्षिप्त रूप इसके क्षेत्र को विस्तृत कर देता है। उच्चतम न्यायालय संविधान संशोधनों के पुनरावलोकन की उपेक्षा करता है। तो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से भी देख सकते हैं, लेकिन आप लास्ट तक हमारी वीडियो के अंदर क्वेश्चन से संबंधित थोड़े जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो आप देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो जो है आप एंड तक ज़रूर देखें। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वैसे तो देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो आई थिंक सो किसी को जल्दी से पसंद आती नहीं है। अगर यही वीडियो हम क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई रील्स वगैरह बनाते हैं तो आई थिंक सो सब इसको लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आप अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो आप क्या करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदार संविधानवाद शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण पर बल देता है, कारण शासकीय शक्तियों का संकेंद्रण स्वेच्छाचारिता की ओर ले जा सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि पहला तो गलत है, लेकिन जो इसका आगे आंसर दिया गया है वो सही रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन हमारे पास में 90 है। यूनाइटेड किंगडम में संसद संप्रभु है, कारण तो इसमें क्या रहने वाला है कि संसद की शक्तियों का क्षेत्र और अभ्यास असीमित है। ये तो हम मान ही सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने इसके बारे में बताया कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो सब कुछ कर सकते हैं, बस क्या नहीं कर सकता कि आदमी को औरत नहीं बना सकता और औरत को आदमी नहीं बना सकता। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि उनकी जो पावर है वो काफ़ी असीमित है। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि दोनों कथन सही है और व्याख्या भी इनकी सही है। आगे बोला गया है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो उद्देश्य जो प्रीएम्बल होती है वो क्या होती है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है, संविधान का भाग रहता है। उसके बारे में 92 में क्या बोला गया कि भारत ने संसदीय सरकार के स्वरूप को स्वीकारा है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का नामधारी अध्यक्ष है, जो कि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिक का शक्ति है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ये दोनों के दोनों कथन सही है कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या है? एक नाम का राष्ट्रपति है, लेकिन उसके जो भी शक्तियां हैं, जो भी पावर है, वो सब की सब पावर किसके द्वारा इस्तेमाल की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। और थोड़ा अगर हम एक्स्ट्रा देखना चाहें तो हमें ये पता चलेगा कि जो अनुच्छेद 74 है, जो आर्टिकल 74 है, वो हमें क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह और सहयोग के बारे में है। यानी जो मंत्रिपरिषद है वो क्या करेगी? राष्ट्रपति को क्या देगी? सलाह देगी, साथ में सहयोग भी उनको करेगी। और जो काफ़ी बार पूछा जाता है वो कौन सा? एक 78 आर्टिकल भी कई बार पूछा जाता है। और ये किसके बारे में बताते हैं? ये बताते हैं पीएम का दायित्व बताता है कि वो अपने काम के बारे में क्या करें? राष्ट्रपति को आगे सूचना प्रदान करें, यानी राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित ये आर्टिकल रहने वाला है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय। तो ये किसके द्वारा किया गया कि एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है, यानी संसद के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 94 क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें कि लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। तो संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है वो किसके द्वारा की गई है? 311 के द्वारा सुनिश्चित की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी किससे संबंधित है? वो मैचिंग से संबंधित है। तो मैचिंग में हमें क्या बोला गया? तो कुछ एक आर्टिकल दिए गए हैं जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार के बारे में आप सभी को पता होना ही चाहिए। जो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता के अधिकार से, यानी अस्पृश्यता का क्या होना चाहिए? अंत होना चाहिए। जो भी अनटचबिलिटी देखने को मिलती थी हमारे समाज में वो नहीं होनी चाहिए।
और जो 19 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, और इसमें क्या दी गई है? 6 हमें स्वतंत्रताएं दी गई है। 21A, और ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो कि मौलिक अधिकार बना 86 में, जो भी संशोधन हुआ, और कब हुआ? 2002 में इसको संशोधित किया गया। और लास्ट क्या हो जाता है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? ये संबंधित है कारखाना आदि में बालकों के नियोजन से संबंधित है। तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी, थोड़े ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट मौलिक जो अधिकार है वो देख लेते हैं। वैसे आप सभी को पता ही होगा, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सीरियस एस्पिरेंट रहने वाले हैं। जो 14 अनुच्छेद है वो क्या बोलते हैं? कि विधि के समक्ष क्या बोलता है हमें? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, इसके बारे में बोलता है। विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण के बारे में बोलता है। जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 में क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है कि भाई आप धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जो अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 क्या कहा जाता है? कि लोक नियोजन से संबंधित है। क्या? कि अगर लोक नियोजन से संबंधित कोई भी विषय है तो उसमें क्या दिया जाएगा? अवसर की समानता दी जाएगी, यानी सबको इक्वल समानता दी जाएगी, अवसर की समानता। 17 तो आपके सामने आ गया। और 18 क्या कहता है? 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, लेकिन जो सैन्य संबंधी उपाधियां हैं और किससे संबंधित है? एजुकेशन से संबंधित उपाधियां, उसको अभी भी सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। उसके बाद में जो 20 है, जो 20वां है, ये क्या बोलता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में हमें बताता है। और 21वां हमें दिया गया है। उसके बाद में हम 96 क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? तो 96 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो बेमेल है, यानी जो अच्छे ढंग से मिला हुआ नहीं है। तो अभी हमने देखा कि जो 13 है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? ये आर्टिकल बोलता है 14, ना कि 13। 13 तो हमारे पास में ये बोलता है कि अगर कोई भी आप इस प्रकार का कानून पास करते हैं और वो कानून किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो वो उस मात्रा तक क्या हो जाएगा? उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, जिस मात्रा तक वो क्या करता है? मौलिक अधिकार का हनन करता है। उसके बाद में क्वेश्चन है नेक्स्ट 97 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कि यदि भारतीय संघ के अंतर्गत एक नवीन राज्य का निर्माण करना है तब संविधान की कौन सी अनुसूची से संबंधित है? तो ये हमारे पास में कौन सी अनुसूची से संबंधित है? प्रथम। और प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया? 1 से 4 अनुच्छेद के बारे में इसको अच्छे ढंग से बताया गया। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से। तो जो अनुच्छेद 1 है, जो आर्टिकल 1 है, उसमें क्या बोला गया? संघ के, यानी संघ के क्षेत्र का नाम अनुच्छेद 1 में बोला गया। जो आर्टिकल 2 है उसमें क्या बोला गया? कि नए राज्यों के नामांकन, यानी नए राज्यों को नामांकित किया जाएगा और उनको साथ में स्थापित भी किया जाएगा। जो थर्ड रहने वाला है, थर्ड में क्या रहने वाला है? कि जो राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जाएगा, सीमा और क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा वो किस में आता है? आर्टिकल 3 में आता है। और आर्टिकल 4 जो है वो किससे संबंधित है? वो अनुच्छेद 2 एंड 3 से ही संबंधित है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास में 98 क्वेश्चन रहने वाला है। तो 98 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कि संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया उसके सदस्यों का क्या हुआ था? तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचन हुआ था उनका। तो अब आप देख लीजिए कि संविधान सभा जो थे, संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे? तो टोटल सीटें जो थी 389 सीटें थी। उसमें से जो 292 सीटें थी ना, वो किससे संबंधित थी? वो किससे संबंधित थी? वो ब्रिटिश भारत की सीटें थी। उसके बाद में 4 सीटें किससे थी? वो प्रिंसिल स्टेट से संबंधित थे, यानी आयुक्त प्रांतों से संबंधित थी। उसके बाद में जो 93 सीटें थी ना, वो किससे संबंधित थी? देसी रियासतों से। जो छोटी छोटी रियासतें थी वो कितनी थी? 93 देसी रियासतों से संबंधित थी। अब अगर हम थोड़ा और बताना चाहें तो देखिए, जो चुनाव होता है ना संविधान सभा का, वो चुनाव कब हुआ? चुनाव हुआ हमारे पास में कब? 24 चुनाव होता है कब? जुलाई और अगस्त 1946 में। कब होता है? जुलाई अगस्त 1946 में।
इस चुनाव में जो देसी रियासतें थी ना, उन्होंने खुद को क्या रखा, अलग रखा, यानी उन्होंने चुनाव में ऐड हुए नहीं। तो बाकी जो चुनाव होना था वो कितनी सीटों पर होना था, 296 सीटों पर होना था। अब जो 296 सीटें थी, 296 में से क्या मिला, 208 जो सीटें मिली ना, वो किसको मिली है, वो कांग्रेस को मिली थी। और जो मेन मुद्दा था मुस्लिम लीग का भड़कने का था, वो यही मुद्दा था कि इनको केवल भाई 73 सीटें ही प्राप्त हुई। उसके बाद में क्या हुआ, 15 जो पर्सन थे ना, वो निर्दलीय खड़े हुए, यानी स्वतंत्र रूप से जीत गए। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 99 क्वेश्चन। और 99 जो क्वेश्चन है, 99 क्वेश्चन में क्या बोला गया कि निम्न अधिकारियों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, निम्न अधिकारों में से भीमराव अंबेडकर ने कौन से अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा बताया। तो यहाँ पे ये गलत मिसप्रिंटिंग हुआ है। तो ये किसको बताया था, ये बताया संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि 32 अनुच्छेद में दिया गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या पूछा गया, इसमें बोला गया कि भारत में संविधान के संदर्भ में निम्न जोड़ों में से कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आयकर। जो आयकर है वो समवृत्ति सूची का एक विषय है, तो ये ऐसा नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा विस्तृत रूप में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों का निर्धारण करता है। तो ये क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 17। और इसी में ही बोला गया कि मंत्रिमंडल का ये दायित्व होगा, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को सहयोग करेगा और साथ में क्या करेगा, उसको सलाह भी देगा जब भी राष्ट्रपति के द्वारा उनसे सलाह मांगी जाएगी। आगे देखिए, आगे हमें बोला गया कि भारत में वित्तीय आपातकालीन स्थिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित की जाती है। वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल किसके अंतर्गत लगाया जाता है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। जो देखो भारत में क्या किया जाता है, 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। भारत में क्या किया जाता है, 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। और कौन कौन से लगते हैं, एक तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगता है, एक आर्टिकल 356 के अधीन लगता है और एक आर्टिकल 360 के अधीन लगता है। तो देखिए 3 आर्टिकल में से आपातकाल में से अब तक 3 बार ही क्या लगाया जा चुका है, आपातकाल, जो 3 बार लगाया गया है। तो देखिए कब लगाया गया, 3 बार लगाया गया। एक तो लगाया गया था चाइना वार। तो चाइना का जब इंडिया के साथ में बार युद्ध हुआ, कब वार हुआ, 1962 में। और ये कब तक रहा, ये रहा 1968 तक, यानी 1968 में इसको हटा लिया गया था। उसके बाद में कब लगाया गया, 1971 में लगाया गया। अब आपको पता होगा ना 1971 में क्या हुआ था, 1971-72 में हमारा पाक के साथ में युद्ध हुआ, तो 1971 के अंदर इसको लगाया गया। उसके बाद में जो हुआ, इसमें इंदिरा ने इसको और आगे बढ़ा दिया, इंदिरा गांधी जी ने। और इंदिरा गांधी जी ने जो लगाया 1975 के अंदर एक और लगाया आपातकाल। और इसके तहत इन्होंने किसके तहत लगाया, इन्होंने ये लगाया आंतरिक उपद्रव के तहत। यानी देखो जी, सीधी सी बात तो ये थी कि ये जो आपातकाल था, इंदिरा गांधी इसमें क्या थी, अपनी सत्ता बचाना चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी बुक्स में ये भी लिखा गया कि इस समय क्या था, इंदिरा गांधी काफ़ी डरी हुई थी। क्योंकि इस समय क्या हुआ था, इस समय बांग्लादेश के अंदर जो था मुजरुद्दीन, इनके परिवार को क्या कर दिया गया था, रात को गोली से मार दिया गया था, पूरा परिवार खत्म कर दिया गया था। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी डरी हुई थी, क्योंकि जो इंडिया के अंदर था, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हवा चल रही थी। और इसको समाप्त कब किया गया, समाप्त किया गया 1977 के अंदर, 1977। यानी जो 1971 वाला था उसी के अंदर 1975 में दोबारा से लग गया। और ये जो पूरा था ये कब एंड किया गया, इसको 1977 के अंदर एंड किया गया। तो इसके अंदर क्या हुआ, लास्ट में जो इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर जो आपातकाल लगाया, तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया कि भाई ये सही था या गलत था। तो उस आयोग का क्या नाम था कि भाई आपको कारण और परिस्थितियों का पता लगाना कि भाई ये सही था या नहीं था। तो इसका नाम था शाह आयोग। इसका क्या नाम था, शाह आयोग। देखो ये आपातकाल उस समय लगा था कि जब बिहार में जेपी नारायण जी आए हुए थे, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और इस समय क्या हुआ था कि रियल में इंदिरा गांधी को पता चला कि जो कल रैली होने वाली है ना, उसमें जेपी नारायण आह्वान करने वाले हैं किससे, जो भी वहाँ की आर्मी रहने वाली है, जो पुलिस रहने वाली है, कि आप सरकार का साथ ना दे। और रियल में हुआ भी वैसे कि जो जेपी नारायण जी थे उन्होंने क्या किया, वही चीज़ का आह्वान किया। तो इसी के ऊपर इन्होंने क्या किया था, आंतरिक उपद्रव के आधार पर क्या कर दिया था, आपातकाल घोषित कर दिया। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो 354 है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अनुच्छेद में आपातकाल के पश्चात जो राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधान है, तो वो जो राजस्व का बंटवारा होगा या क्या रहेगा, तो वो सब 354 में दिया गया है। 360 में क्या दिया गया, 360 में वित्तीय आपातकाल को बताया गया है। उसके बाद में 356 में क्या किया जाता है, अगर आपातकाल लगता है, 356 में बोला गया, सॉरी 357 देख लेते पहले। तो 357 में ये बोला गया कि 356 के बाद में जब आपातकाल लगता है तो उस समय जो विधायी शक्तियाँ आएगी ना,
तो विधायी शक्तियों के उपयोग के बारे में बताया गया है। और 356 में यह कहा गया है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, तो इसके बारे में जब आपातकाल लगाया जाता है तो वो किस में लगाया जाता है? 356। और यही एक अनुच्छेद है जिसका सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? मिसयूज भी हमें देखने को मिलता है। अब तो मतलब लोग जागरूक हो गए हैं तो इतना इसका मिसयूज नहीं होता है, लेकिन पुराने समय में जितनी भी सरकारें आई हैं उन सब ने क्या किया? इसका बहुत अच्छे से मिसयूज किया, चाहे वो जनता पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष उस समय उपस्थित नहीं होता है, तो कौन अध्यक्षता करेगा? तो अध्यक्षता करेगा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा? इसके बाद में कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का उपसभापति क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। अब मान लीजिए कि भाई तीनों के तीनों घूमने गए हुए आराम से छुट्टियां मनाने के लिए, तो अब जितने भी बीच में लोग रह गए तो वो क्या करेंगे? अपने अंदर से एक सदस्य को चुनेंगे। फिर क्या करेंगे? जो संसद के सदस्य होते हैं वो अपने में से एक सदस्य को चुनते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं? उसकी अध्यक्षता वो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ तक न्यायपालिका का प्रश्न है तो भारत का संविधान स्थापित करता है, तो ये क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत व्यवस्था। 105 क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। और इस क्वेश्चन के ऊपर भी क्या था? ऑब्जेक्शन लग गया था, क्योंकि जो इसका आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन के अंदर दिया ही नहीं गया था। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स इसका उत्तर रहने वाला था कि जो जेनिंग्स महोदय थे इन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान है वो क्या है? वकीलों के लिए एक स्वर्ग रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो भारतीय संविधान की उद्देश्य का कौन सा उद्देश्य है? व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य के विशेषता सुनिश्चित करता है। तो ये कौन सा है हमारे पास में? बंधुत्व का जो बंधुत्व रहने वाला है तो ये करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से हमारे पास में मैचिंग का क्वेश्चन है और अभी तक हमारी मैचिंग सही ढंग से हो नहीं पा रही है, तो इस बार हम क्या करते हैं? सही ढंग से मैचिंग करेंगे बिल्कुल, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए, संविधान सभा के स्पीकर, तो संविधान सभा के जो स्पीकर रहने वाले थे आपको सभी को पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और हम तो पोल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आई थिंक सो हमें तो ये पता ही होना चाहिए। तो ये कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। उसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस ऑप्शन को चेक करते हैं। ए का थर्ड, तो ए का थर्ड किस में आता है? दो ऑप्शन में आ रहा है, या तो सेकंड ऑप्शन रहने वाला है या इसका क्या ऑप्शन रहने वाला है? थर्ड ऑप्शन रहने वाला है। उसके बाद में संविधान सभा के उपाध्यक्ष, तो हमें संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में भी पता होना चाहिए। तो वही कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी। तो अब देखिए बी का सेकंड आना चाहिए, तो बी का सेकंड किस में आ रहा है? सेकंड में ही आ रहा है, तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो इसीलिए सी का जो क्या रहने वाला है? सी का ऑप्शन रहने वाला है चौथा, और डी का ऑप्शन क्या रहने वाला है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में ऐड नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया? तो इसमें किया गया संसदीय सर्वोच्चता। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा? संसदीय सर्वोच्चता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सकारात्मक उल्लेख अनुच्छेद 19(1) च में था। तो क्या ये कथन सही रहने वाला है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही रहने वाली है। और संविधान में अब इसका उल्लेख मात्र एक नकारात्मक अधिकार के रूप में है। तो ये दोनों के दोनों जो कथन है वो सही रहने वाले हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 110 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। तो 110 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? राज्य नीति के निम्नांकित निर्देशक तत्वों में कौन सा शब्दांश राज्य की संवैधानिक बाध्यता है? तो ये कौन सा है? तो यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण। क्या चीज़ रहने वाली है? कि राष्ट्रीय महत्व का स्मारकीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विवाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह संस्थापित किया कि मूल अधिकारी एवं राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के मूल ढांचे की अत्यावश्यक विशेषता है? जो ये पेपर उठाया गया ना, ये ओरिजिनल पेपर उठाया गया है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी
मिस्टेक है, मतलब जो लैंग्वेज मिस्टेक है वो भी हमें देखने को मिल रही है। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है मिनर्वा मिल्स वाद, जो कि 1980 में रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। तो 112 क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, इसमें भी हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है। तो मैचिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, तो इंग्लिश में क्या की, हिंदी में हम इसकी मैचिंग करते हैं। तो इसका केशवानंदन भारतीवाद। तो केशवानंदन भारतीवाद में क्या हुआ था, केशवानंदन भारतीवाद के अंदर संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया गया था। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर था, और बेसिक स्ट्रक्चर के बाद में संविधान को क्या कर दिया गया था, सर्वोच्चता का दर्जा दिया गया। उसके बाद में इंदिरा नेहरूवाद, जो इंदिरा नेहरूवाद है वो किससे संबंधित है, इंदिरा नेहरूवाद था प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता से संबंधित था। उसके बाद में रघुनाथ राववाद, जो रघुनाथ राववाद था वो राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित था। ओके, जो लास्ट रह जाता है वो हमारे पास में डी थर्ड से संबंधित रह जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर हम सही ढंग से मैचिंग करें तो पहले का अगर देखें तो ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। संवैधानिक संशोधनों के संबंधों में यही सही कथनों को पहचानिए। संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, यह ध्वनि मत से पारित किया जा सकता है, यह संसद की संविधायी शक्ति है न कि विधायी, और संवैधानिक संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन का विषय नहीं है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन एक सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, यानी संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में स्थापित किया जा सकता है, यह संसद की संविधायी शक्ति है न कि विधायी शक्ति। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि राज्य की निम्नांकित में से कौन सी प्रविष्टि संसद द्वारा बनाए कानून के अधीन है। तो इसके अंदर आ जाएगा प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक। तो इसका ऑप्शन एक सही रहने वाला है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। तो 115 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से क्या बोला गया हमें, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 9 का शीर्षक पंचायत 2, पंचायत। उसके बाद में हम सेकंड देख लेते हैं कि इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र पर, दार्जिलिंग गोरखा और पर्वतीय परिषद पर लागू नहीं होगी। तो ये ऑप्शन दोनों के दोनों सही रहने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसके अंदर सही कथन को पहचानना है। तो सही कथन कौन सा होगा, राष्ट्रपति द्वारा सप्त या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान को तीसरी अनुसूची में उल्लिखित है, नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। किसी राज्य विधानसभा को भंग होने पर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी, हाँ ये जारी रहेगी। और ये कब वैलिडेट करार दिया गया था, ये जब हमारे पास में क्या हुआ था, गुजरात की जो विधानसभा थी ना, गुजरात की विधानसभा भंग थी और इंदिरा गांधी ने क्या करवा दिए थे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवा दिए थे। और ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा भी गया था, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि भी आप कल को इसके ऊपर क्या कर सके, ऑब्जेक्शन लगा दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर किसी भी मतलब जो रहने वाली विधानसभा भंग है तो उसका राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सही रहने वाला है। उसके बाद में संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लिखित है। तो जो महाभियोग चलाया जाता है वो किस पे चलाया जाता है, केवल राष्ट्रपति पे ही चलाया जाता है। तो तीसरा भी सही रहने वाला है। उसके बाद में चौथा, अन्वेषणकर्ता सदन द्वारा महाभियोग संकल्प पारित किए जाने के साथ ही राष्ट्रपति तत्काल अपने पद से छोड़ देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, दोनों सदन में पारित करवाया जाता है, उसके ऊपर क्या बैठती है, कमेटी बैठती है, वो चेक करती है कि जो चीज़ लगाए गए हैं, दोष लगाए गए हैं वो सही है या गलत है। उसके बाद में ही राष्ट्रपति, अगर वो जो दोषारोपण है वो सही पाए जाते हैं, तभी उसके बाद में राष्ट्रपति क्या करता है, अपने पद को छोड़ता है। उसके बाद में ऑप्शन इसका सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही रहने वाला है। देखिए, जो 16वीं लोकसभा है, 16वीं लोकसभा में मनोनीत 2 आंग्ल भारतीयों का संबंध है। तो आंग्ल भारतीयों का संबंध किससे संबंधित है, एक तो पश्चिम बंगाल से चूज किए गए और दूसरा कहाँ से चूज किए गए, केरल से चूज किए गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय के अधिसामान्य मूल क्षेत्राधिकार में है। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है, अंतर सरकारी विवाद, मूल अधिकारों का परिवर्तन, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इस क्वेश्चन पे भी क्या लगा था, ऑब्जेक्शन लगा था। तो इस क्वेश्चन का जो भी है ग्रेस मार्किंग सभी बच्चों को दिया गया था। वैसे मूल अधिकारों का परिवर्तन जो सेकंड है वो इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है। उसके बाद में 119 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है 119 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रथम जनहित याचिका के रूप के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा है, हुसैन आरा खातून। ये कौन सा था, सेकंड ऑप्शन, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोमाई वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाए। यह एक संभावना है कि संसद
ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना करे। तो इसमें क्या रहने वाला है कि कथन भी सही रहने वाला है और जो इसका रीजन दिया गया वो रीजन भी क्या दिया गया, बिल्कुल सही रीजन दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन। तो 121 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्न में से यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है। तो अब आपको पता ही होगा कि सबसे बड़े जो यथार्थवादी है वो किसको माना जाता है, मॉर्गेनथाउ को माना जाता है। किनको माना जाता है, मॉर्गेनथाउ को माना जाता है। और हंस मॉर्गेनथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आ जाएगा मार्टिन सुबिक सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीय बांध, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया गया कि निम्न में से कौन सा राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। तो तत्व कौन सा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय विधि। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्न में से कौन शक्ति संतुलन की पद्धति नहीं है। तो शक्ति संतुलन की पद्धति कौन सी नहीं है, विश्व जनमत के द्वारा शक्ति संतुलन नहीं किया जाता है। शक्ति संतुलन होता है कैसे, मैत्री के द्वारा अंतस्थ राज्यों का निर्माण करके या सशस्त्रीकरण के द्वारा जो होता है इनका निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 125 क्वेश्चन। तो 125 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई। तो ये कब हुई, तो ये यूएन की जो पर संविदा इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले प्रकट हुई। नेक्स्ट बोला गया कि निम्न देशों में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क देश का सदस्य कौन सा नहीं है, मॉरिशियस जो सदस्य देश नहीं है। तो अब देख लेते हैं सार्क है, इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं इसको स्थापित कब किया गया। तो इसको स्थापित किया गया था 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय कहाँ पे, ढाका। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश के अंदर। ओके, अब ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो इसके अंदर 7 देश आते हैं, यानी 7 कंट्रीज आती हैं। तो 7 कंट्री कौन कौन सी हैं, जैसे भारत, कुछ तो इसमें 3 तो इसी में आ गए ना, बाकी 4 देख लीजिए कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। और जो इसके अंदर जो बिल्कुल लास्ट में अंतिम सदस्य है, यानी 8वां सदस्य जो ऐड हुआ है वो कौन सा है, अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान क्या हुआ है इसके अंदर, लास्ट सदस्य है जो इसमें ऐड हुआ है। ओके, उसके बाद में जो इसकी जो सार्क की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से सार्क का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो सार्क का ये उद्देश्य नहीं है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुरक्षित रख पाए। और आप देख भी सकते हैं कि अगर ये इतना ही होता तो कब से इसकी अब जो भी मीटिंग बुलाई जा रही है, तो मीटिंग काफ़ी एक लंबे समय से बुलाई नहीं जा रही है और इसको एक ठंडे बस्ते में रखा गया है। किसके कारण, पाकिस्तान के कारण। नेक्स्ट देखिए, हमें बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्वक निपटारे का कौन निम्न में से सही पद्धति, कौन सी पद्धति जो है वो सही नहीं है। तो कौन सी पद्धति सही नहीं है, इसके अंदर नाकाबंदी जो होती है वो पद्धति सही नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पास में 129 क्वेश्चन रहने वाला है। 129 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपगम का अंतिम लक्ष्य है। तो अंतिम लक्ष्य इनका क्या रहने वाला है, तो आपको पता ही होगा ना, ये अंतिम लक्ष्य क्या करते हैं, ये साम्यवाद को स्थापित करना चाहते हैं, पूंजीवाद को उखाड़ कर, कि जहाँ पर सबको क्या मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा, राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि मार्क्स तो जो था वो क्या था, गांधी की तरह अराजकतावादी थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो राज्य है वही क्या करता है, सबसे ज़्यादा शोषण का जिम्मेवार माना इन्होंने, मार्क्स ने। उसका 130 जो क्वेश्चन है उसमें देखिए कि शक्ति का आशय यही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दिमाग और कार्यों पर नियंत्रण रखे। तो शक्ति से इस खेल का आधार है हित। तो निम्नलिखित में से ये किसने कहा। अब आप देख सकते हैं कि कितने लैंग्वेज को उन्होंने घुमा के लिखा है। तो ये कहा था मॉर्गेनथाउ। जब भी देखो यथार्थवाद की बात आई, ओके, और जब भी शक्ति की बात आई तो आप आंख बंद करके क्या लगा सकते हैं, मॉर्गेनथाउ को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवस्था सिद्धांत को, वैसे तो शक्ति के बारे में बहुत से मतलब जो भी विचारक हैं उन्होंने बात कही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बोला है उन्होंने मॉर्गेनथाउ ने ही बोला है। व्यवस्था सिद्धांत की विधि प्रयुक्त करता है जिससे राजनीति विज्ञान का विकास संभव है। तो यह कथन किसका है, ये कथन है हमारे पास में कैप्लान यानी कोपलान का जो संबंध, ये है हमारे पास में कथन है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि संयुक्त राष्ट्र के संघ चार्टर के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि यह संघ संप्रभु राज्यों के समानता के सिद्धांत के अधीन है। तो ये किसके अधीन है, ये आर्टिकल 21 यानी ऑप्शन
इसका सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 133। इसमें बोला गया है कि विदेश नीति बनाने के मार्गदर्शक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद अनिवार्यता एक प्रकार है। तो ये प्रकार है हमारे पास में कैसा? तो ये प्रकार है उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद का। उसके बाद में 134 क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि नव यथार्थवाद से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को हमें क्या करना है? पहचानना है। तो जो त्रुटिपूर्ण कथन रहने वाला है वो ऑप्शन 3 रहने वाला है। तो स्थिरता के लिए बहुध्रुवीयता पर बल दिया गया है। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन ये हो गया था 135 क्वेश्चन देखते हैं हम कि 135 क्वेश्चन हमारा रह गया था कि वोल्स्टीन के विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और इसके स्थानपरक आयाम है परिधीय, अर्धपरिधीय और मूल राज्य। तो देखो इन्होंने इसकी थ्योरी दी थी अर्धपरिधीय, परिधीय और मूल राज्य, यानी जो मूल राज्य G7 हो गए, फिर परिधीय आ जाएंगे, फिर अर्धपरिधीय आ जाएंगे। तो इस प्रकार की जो थ्योरी दी थी वो किसने दी? वोल्स्टीन ने इसकी थ्योरी दी थी। इसके स्थानपरक आयाम है और इसमें लौकिक आयाम है चक्रीय ताल। उसके बाद में इन्होंने बोला सेकुलर प्रवृत्तियाँ और रणनीति और कंप्यूटर गणना। तो इनमें से कौन सा कथन सही रहने वाला है? तो इनका केवल एक फर्स्ट कथन सही रहने वाला है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 136 क्वेश्चन है। 136 में बोला गया है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक रहने वाली है रोजा लग्जमबर्ग। आगे बोला गया है कि लेनिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समाजवाद की विशेषता नहीं है? तो जो ये क्वेश्चन था, अब आप देख सकते हैं कि कितने जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आरपीएससी ने क्या किया था? ऑब्जेक्शन के तहत ऐड किया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 138 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? मैचिंग करनी है। तो मैचिंग करनी है तो हम क्या करते हैं? मैच करते हैं। तो मैच में क्या बोला गया है हमारे पास में कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद के समारंभ के साथ, तो ये किससे संबंधित होगा? ये किसने बोला था समारंभ के साथ? तो ये बोला था भाई, ये बोला था रोजा लग्जमबर्ग ने, यानी पहले का थर्ड। तो पहले का थर्ड रहने वाला या तो तीसरा ऑप्शन या फिर हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं केंद्रीय परिधीय सिद्धांत। तो ये बोला था राउल, किसने बोला था? ये बी ऑप्शन बोला था राउल प्रेविस ने बोला था। तो अब आप देख सकते हैं कि दूसरे का चौथा, तो दूसरे का चौथा किस में रहने वाला है? तीसरे ऑप्शन में रहने वाला है। अब बाकी भी देख लेते हैं कि अल्प विकास का विकास, ये किसने बोला था हमारे पास में? ये बोला था आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने। उसका नव कौन थे? नव ग्रामसीवाद जो था रॉबर्ट कोक्स। नव ग्रामसीवाद किसका था? रॉबर्ट कोक्स का। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 139, तो 139 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फलनवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। यह संस्थात्मक उदारवाद की एक धारा है। हाँ जी, ये ऑप्शन सही है। सेकंड, गैर राज्यकर्ताओं के बीच सहयोग के बाद राष्ट्र राज्य लुप्त हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास में दोनों ऑप्शन सही रहने वाले हैं। उसके बाद में हम देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है? दोबारा से मैचिंग करनी है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें बोला गया कि व्यक्तित्व कारक अध्ययन, प्रवेश अध्ययन, कर्ता अध्ययन और प्रक्रिया अध्ययन। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या रहने वाला है? ऑप्शन सेकंड सही रहने वाला है। पहले का तीसरा, यानी पहले का क्या आ जाएगा हमारे पास में? थर्ड हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा हमारे पास में? फर्स्ट हो जाएगा। सी का ऑप्शन क्या रहने वाला है? चौथा। और डी का ऑप्शन क्या रहने वाला है? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 141 क्वेश्चन है कि निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए कि कैदी की दुविधा परस्पर केवल धमकियों का खेल है और चिकन खेल धमकियों एवं वायदों का खेल है। तो इसमें से बताना कि हमें कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि ना तो पहला और ना ही दूसरा, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि कार्ल ड्यूस द्वारा वर्णित 4 तत्वों को पहचानिए जो प्रतिस्मरण प्रक्रिया की कुशलता का मापन करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है? 143 क्वेश्चन रहने वाला है। 143 में क्या बोला गया है हमें? 143 में बोला गया है कि बैकरेक एवं बेर्टिस द्वारा वर्णित शक्ति आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वर्गों में किसको ऐड नहीं किया गया? तो किसको ऐड नहीं किया गया? अनुरक्षण संबंध जो है इसको ऐड नहीं किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आधारित है सामूहिक सुरक्षा पर। उसके बाद में 145 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण अभिशासन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को हमें पहचानना है। तो
जो ये रहने वाला है, तो भारत ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया और भारत इसका सदस्य नहीं है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। तो ये तो 146 क्वेश्चन हमारा रह गया था। आतंकवादी संगठन तथा उसकी संक्रियाओं के मुख्य देश त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना हमें, तो कौन सा रहने वाला है इसमें? हिजबुल्लाह। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 147 क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है? मैचिंग करनी है। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है, तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला? ऑप्शन सेकंड सही रहने वाला है, यानी पहले का तीसरा। विभेदीकृत नागरिकता, ये किसने बोला था? मेरियन यंग के द्वारा बोला गया। बी का हमारे पास में क्या ऑप्शन रहने वाला है? भिखू पारिक रहने वाला है। अब आपने देखा होगा कि मैचिंग हमारी सही हो ही नहीं रही है, वो गलत वाली साइड में मुड़ जाता है बार बार। जो सी है, तो सी का ऑप्शन क्या रहने वाला है? सी का ऑप्शन रहने वाला है चौथा सही। और समूह विभेदीकृत अधिकार, तो ये क्या रहने वाला है? विल किमलिका के द्वारा दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फ्रांसीसी फुकुयामा द्वारा लिखित नहीं है? तो फ्रांसीसी फुकुयामा द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है? हु आर वी। तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? हु आर वी नामक पुस्तक को नहीं लिखा गया। तो लीजिए, वो घड़ी आ गई है कि जब हम हमारी लास्ट स्लाइड पर पहुंच गए हैं, जो कि 150 क्वेश्चन की है। क्षेत्रवाद का कौन सा सिद्धांत अधिक आर्थिक एवं राजनीतिक एकीकरण पर दबाव बनाने के लिए छलकने के बल भूमिका पर बल देता है? तो इसका हमारे पास में जो आंसर रहने वाला है, तो इसका आंसर रहने वाला है 4, यानी नव फलनवाद। और लास्ट, राष्ट्रीय हित की अवधारणा में अंतर्निहित अवरोध अर्ध अस्तित्व रक्षण है। कारण अपनी भौतिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना राष्ट्र राज्यों को न्यूनतम आवश्यकता है। तो इसका हमारे पास में क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोनों के दोनों सही है। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन जो कि आरपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और विद एग्जाम्पल हमने आपको जो भी रहने वाले थे वो करवाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की पाने के लिए आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमारी वीडियो पर इतनी लंबे टाइम तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।